आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके एसेसरी ऑर्गन्स, कॉजेज, डाइजेस्टिव सिस्टम, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसकी कॉम्प्लिकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट पर बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, उस एनाटॉमी के बारे में पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 एसोफेगस, नंबर 4 स्टमक, नंबर 5 डिड्यूनियम, नंबर 6 जिजूनियम, नंबर 7 इलियम, नंबर 8 अपेंडिक्स, नंबर 9 सीकम, नंबर 10 असेंडिंग कॉलन, नंबर 11 ट्रांसवर्स कॉलन, नंबर 12 डिसेंडिंग कॉलन, नंबर 13 सिग्मॉइड कॉलन, नंबर 14 रेक्टम, नंबर 15 एनस। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन होने में हेल्प आउट करवाते हैं। हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर शामिल है टीथ, दांत, सलाइवरी ग्लैंड वो होते हैं जो थूक पैदा करते हैं, खाने के साथ मिलकर डाइजेशन में हेल्प आउट करवाते हैं। नंबर 3 गैस्ट्रिक जूसेस, हमारे पास बहुत किस्म हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस पैदा होते हैं जिसमें HCl है, रिनन है, पेप्सिन है। ये भी फूड के साथ मिलकर उसको डाइजेशन करने में हेल्प आउट करवाते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस हमारे पास कंटेन करते हैं, इंसुलिन हार्मोन के अंदर शामिल होते हैं। नंबर 5 हमारे पास है बाइल जूसेस हमारे गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होते हैं, लिवर से रिलीज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स और उसके बाद काजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कॉज करवाते हैं डाइजेस्टिव डिजीज़ के अंदर। नंबर 1 है हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 है डाइट फैक्टर, नंबर 3 है अदर्स फैक्टर। नंबर 1 को हम अगर डिस्कस करेंगे, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हमारे पास बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ को क्रिएट करवाते हैं। नंबर 2 डाइट फैक्टर, हमारे पास डाइट फैक्टर में फीको ओरल रूट हैं। फीको ओरल रूट मतलब कि जैसे कि किसी शख्स ने स्टूल पास किया, वो फिर मिट्टी के साथ शामिल हो गया और कोई बच्चे से गली मोहल्ले में खेलते हैं तो उनके हाथ पर वो मिट्टी लग गई और वो घर आए बगैर हाथ धोए उन्होंने खाना पीना खा लिया, तो वो फीको ओरल रूट बन जाता है। इस तरह से हमारे पास जो बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है कि घरों में पानी दाखिल हो जाता है गटर का, तो वो घरों की चीज़ों से लगते हैं और वहाँ हाथ लगते हैं, फिर हम खाना खा लेते हैं, तो फीको ओरल रूट इस तरह से बनते हैं। या फिर हमारे खेत होते हैं जहाँ पर ये सब्जियाँ उगती हैं, फ्रूट उगते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि नाली का पानी या गटर का पानी, गंदा पानी वहाँ सप्लाई किया जाता है, तो वो सब्जियां जब घरों में आती हैं तो हम उनको अच्छी तरह से धोते नहीं हैं, अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से फीको ओरल रूट बन जाता है। नंबर 2 फूड पॉइजनिंग मतलब खाने के बाद खाने का जहर बन जाना जिस्म के अंदर। जैसे कि आप कभी गैर मेयारी खाना खा लेते हैं किसी रेस्टोरेंट पे जाकर, या ख़राब खाना आपने खा लिया, तो वो नतीजे में क्या करता है, फूड पॉइजनिंग पैदा करता है। नंबर 3 हमारे पास आती हैं एंटीबायोटिक्स। अगर किसी शख्स ने एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर एंटीबायोटिक्स खा ली, तो वो क्या करती है, रिएक्शन करती है बॉडी में, स्टमक में अल्सर पैदा करना शुरू कर देती है, तो ये भी एक फैक्टर है। नंबर हमारे पास 4 है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हम पानी का कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे बॉयल नहीं करते हम वाटर को, तो ऐसे उसका इस्तेमाल कर लेना, या खाने की चीज़ें हैं जिनको बग़ैर धोए हम खा लेते हैं, लाइक इससे सब्ज़ी हो गई, फ्रूट हो गया, तो उससे ये भी एक फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 5 ओवर फीडिंग। नंबर 6 डाइट फैक्टर सच एज अल्कोहलिज्म, शराब नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, लैक ऑफ फ्लूइड, पानी की कमी हो जाना जिस सब में, हाई स्पाइसी डाइट, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली डाइट लेना, फॉरेन बॉडी जैसे छोटे बच्चे होते हैं सिक्का निगल लेते हैं, या बैटरी या घड़ी का छोटा जो सेल होता है वो उसको निगल लेते हैं, या पिन होती हैं, यू पिन होती हैं, या कोई भी ऐसा मेटल, स्टील का या लोहे का वो बॉडी में वो ऐसा जो इनहेल कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनके स्टमक में जाती है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करवाती हैं। अब हमारे पास है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अदर फैक्टर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अदर फैक्टर में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से हो जाए, लाइक कार्सिनोमा या ट्यूमर की वजह से। सेकंड स्टोन इन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनने शुरू हो जाएं। नंबर 3 लेक ऑफ इंजाइम्स, बहुत सारे इंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प आउट करवाते हैं या स्टमक में बनते हैं, उनका ख़त्म हो जाए या कम हो जाना, या उनकी प्रोडक्शन ना होना बॉडी के अंदर।
और नंबर 4 एंजाइटी। एंजाइटी जब इंसान परेशान होता है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो कि स्टमक में अल्सर कॉज करवाने की वजह बनते हैं। साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ के? पेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन के 9 रीजन है, किसी हिस्से में पेन हो सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया मतली, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है। इनडाइजेशन, हाजमा सही तरह हाजमा अच्छे से काम नहीं करता। और उसके हार्ट बर्निंग, यहाँ जो हार्ट बर्निंग कहते हैं सारी नाली खुराक की, इसमें जलन महसूस होना। रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करना। डिफ़िकल्टी इन स्वेलो, खाने के अंदर बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत महसूस होती है। और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना। लॉस ऑफ मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना मुसलसल। डिहाइड्रेशन, पानी की बहुत कमी हो जाना। फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाना। ड्राई टंग, जुबान का सूख जाना। हेडेक, सर में दर्द रहना, कंटिन्यूसली सर में दर्द रहना। और वाइट कोटेड टंग, जुबान के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली आ जाना। जनरल वीकनेस, पूरी बॉडी के अंदर कमज़ोरी महसूस करना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेट में जिसे सख्त महसूस होना, पेट और पखाने का पास ना होना। और एब्सेंस ऑफ लेटस, गैस का ख़त्म हो जाना। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाना। एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड, स्टेथोस्कोप से जब आप बाउल साउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो बाउल साउंड एब्सेंस होंगे, इंटेस्टाइन की मूवमेंट नहीं मिलेगी। स्टूल पासिंग विद म्यूकस, स्टूल या जब कभी स्टूल पास होगा तो उसमें म्यूकस शामिल होगी या उसमें ब्लड शामिल हो सकता है। अब हमारे पास अगर नेक्स्ट स्टेप है डायग्नोस्टिक टेस्ट के किस तरह से हम डायग्नोज करवा सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज का। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज के हम कौन कौन से ऐसे टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज के बारे में पता चल सके कि किस किस्म की डाइजेस्टिव डिजीज है। उसमें हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, बायोप्सी करवाते हैं। हिस्ट्री टेकिंग का एक अलग पूरा तरीक़ेकार है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा किस तरह से हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। और फिज़िकल एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है, कितने फिज़िकल एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अब रेडियोलॉजिकल टेस्ट पर आ जाते हैं कि रेडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या ऐसे टेस्ट हैं जो हम एब्डोमिनल डिजीज़ को रूल आउट करवाने के लिए करवा सकते हैं। नंबर 1, प्लान एब्डोमिन एक्सरे करवा सकते हैं, बैरियम स्वेलो करवा सकते हैं, बैरियम मील एक्सरे करवा सकते हैं, बैरियम एनीमिया करवा सकते हैं, सिग्माइडोस्कोपी करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमिन करवा सकते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है लैब टेस्ट के लैब टेस्ट हम कौन कौन सी लैब टेस्ट करवा सकते हैं। नंबर 1 यूरिन DR, नंबर 2 ब्लड फॉर विडाल टेस्ट, ब्लड फॉर CP या CBC, स्टूल DR, RBS, FBS, GTI करवा सकते हैं, इसमें बायोप्सी करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी etc। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ की कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ अकर हो गई और उसको वक्त से ट्रीट ना किया गया, इलाज ना किया गया, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस का मीन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, बहुत ज़्यादा पेट इस तरह से बाहर आ जाएगा, उभार सा बन जाएगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, आंतों के अंदर रुकावट पैदा हो जाएगी। CA चेंजेस, कैंसर की चेंजेस पैदा होने शुरू हो जाएंगी। ब्लीडिंग टेंडेंसी दोनों किस्म की हो सकती है, पर रेक्टल भी हो सकती है और बाय माउथ भी हो सकती है। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा पैदा हो सकता है। लॉस ऑफ वेट या वज़न का बहुत ज़्यादा गिर जाना इसमें हो सकता है। हर्निया, बहुत सारे हर्निया डेवलप हो सकते हैं। और पाइल्स, हेमराइड्स पैदा हो सकते हैं। फिस्टुला इन एनस के अंदर फिस्टुला बन सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ के डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ हो किसी पेशेंट को, कोई भी उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ हो, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, उस पेशेंट को हम रिश्योर करवा सकते हैं, पेशेंट को और उसके रिलेटिव को, ताकि वो एंजाइटी से बाहर निकले, परेशानी से वो बाहर निकले। बेड पोजीशन हमें मेंटेन करनी है उस पेशेंट की, जो कंफर्टेबल पोजीशन वो महसूस करता है हमें वो उसको बेड पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नंबर 3, वाइटल साइंस उसके चेक करने हैं। वाइटल साइंस में हमारे पास आते हैं BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ये हमें उसके चेक करना है। नंबर 3, हेल्थ एजुकेशन, हमें उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसे
नंबर 5 डाइट, उसे डाइट प्लान हमें बताना है। नंबर 6 मेडिकेशंस के कौन कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हैं और उसका इस्तेमाल किस किस तरह करना है, ये हमें डिटेल में बताना है। डाइवर्जन थेरेपी करनी है, माउथ केयर देनी है, डेली बाथ उसे देना है और अर्ली मोबिलाइजेशन करवानी है, बैक केयर करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जब पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए गया है ओटी के अंदर, तो ऑपरेट हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ का किसी भी किस्म की सर्जरी थी और वो ऑपरेट होकर जब ओटी से बाहर आया, तो उसके बाद वार्ड में उसकी क्या केयर करनी है उस पेशेंट की, वो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कहलाती है। नंबर 1 रिसीविंग टाइम आपको उसका मेंशन करना है जब वो ओटी से वार्ड में आपके पास रिसीव हुआ है। नंबर 2 बेड पोजीशन उसे प्रोवाइड करनी है। मेंटेन एज पर ऑपरेशन एनेस्थीसिया, जिस किस्म का ऑपरेशन किया गया है और सूटेबल पोजीशन उस हिसाब से देनी है आपको। नंबर 3 एयरवे उसका क्लियर करवाना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, सक्शन की नीड है तो सक्शन करनी है। आईवी लाइन मेंटेन होती हैं, चेक करें कि आईवी लाइन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर आईवी लाइन वर्क नहीं कर रही तो उसको पहली फुर्सत में आपको चेंज करना है। एनजी ट्यूब सिक्योर करनी है, माउथ केयर करनी है, फोलिस कैथीटर देखना है उसका कि फोलिस कैथीटर आउट तो नहीं है। इसके अलावा आयो चार्ट उसका मेंटेन करना है। आयो चार्ट मीन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट उसका मेंटेन करना है। वाइटल साइन लेने हैं उसे। ड्रेसिंग करनी है, जो एरिया जिस एरिया में सर्जरी की गई है वहाँ चेक करना है, वहाँ से ब्लड की ऊजिंग तो नहीं हो रही है, ड्रेसिंग वेट तो नहीं है, ये चेक करने हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन करवानी है, जैसे कि पॉसिबल हो सके मोबिलाइज करवाना है पेशेंट को। डाइट प्लान उससे बताना है। नील ओरली शुड बी अलाउड फॉर 6 आवर। जब सर्जरी के बाद पेशेंट वार्ड में आया है या आईसीयू में आया है तो उसको इनिशियल 6 आवर के लिए एनपीओ रखना है। एनपीओ मतलब नथिंग पर ओरली, उसे खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं देनी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना। फिर जब 6 घंटे पूरे हो जाए, अकॉर्डिंग टू दी प्रिस्क्राइब, जो फिजिशियन या सर्जन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके मुताबिक उसे आपने स्टार्ट करवाना है। सिप ऑफ वाटर से फ्लूइड डाइट देनी है, फिर फर्दर सॉफ्ट डाइट देनी है, फिर आहिस्ता फर्दर ऑर्डिनरी डाइट देनी है। ये थे हमारे पास जनरल ओवरव्यू डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ क्या क्या होती हैं। अब फर्दर एक एक डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।